खबर निकलकर आई साथियों आपके सामने यूरेशियन टाइम्स नामक एक अखबार में। क्या जानकारी थी? चाइना कीन टू रिक्रूट गोरखा सोल्जर्स इन पीएलए। पीएलए बोले तो इनकी यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी, जो कि चीन की फोर्स है, आर्मी है, उसके अंदर शामिल करने के बारे में विचार कर रहा है। किनको? गोरखाओं को। गोरखा कौन है? गोरखा नेपाल के जो पहाड़ी लोग हैं उन्हें गोरखा कहा जाता है। हालांकि गोरखा नाम कैसे पड़ा इसके बारे में जान लीजिए कि एक महान संत हुए हैं जिनका नाम है गुरु गोरखनाथ। उन्होंने नेपालियों को या नेपाल की पहाड़ियों में रहने वाले लोगों को लगभग 1200 के अराउंड जो है वो उन्हें गोरखा नाम से संबोधित किया था। ठीक है, खैर, तो विल इट बिकम थर्ड कंट्री आफ्टर यूके एंड इंडिया टू हिट द फियरलेस और मैन? ये क्या है द फियरलेस मैन? आपको याद होना चाहिए भारत के अंदर एक फील्ड मार्शल हुए हैं जिनका नाम है सैम मानेकशॉ, जिन पर फिल्म भी बन रही है, विकी कौशल जिसमें सैम मानेकशॉ का रोल प्ले करेंगे, जिन्होंने भारत को कई निर्णायक युद्धों में विजय दिलाई है। सैम मानेकशॉ का एक बयान है जिससे कि अपने आप में गोरखा की व्याख्या हो जाती है, और वो ये कि यदि कोई व्यक्ति ये बोलता है कि मुझे मौत से डर नहीं लगता, या तो वो झूठ बोल रहा है या वो गोरखा है। साथियों, भारत में गोरखा रेजिमेंट की जो ख्याति है वो अलग अलग तरह से, विभिन्न तरह से चर्चा में आई है। जैसे आप सीडीएस, जो कि स्वर्गीय सीडीएस हमारे विपिन रावत जी हैं, वो भी गोरखा रेजिमेंट के ही मतलब अधिकारी रहे थे। ऐसा नहीं है कि गोरखा रेजिमेंट में गोरखा व्यक्ति ही अधिकारी बनेगा, अधिकारी कोई सा भी किसी भी जगह बन सकता है। तो ऐसे विपिन रावत जी जो हैं वो गोरखा रेजिमेंट से बिलोंग किया करते थे। गोरखाओं की चर्चा युद्ध लेवल पर अगर की जाए तो कहा जाता है कि 1971 का जब इंडिया पाकिस्तान का युद्ध था तो उस समय पाकिस्तान की हजारों की संख्या को कुछ मुट्ठी भर गोरखाओं ने पीछे खदेड़ दिया था। गोरखाओं की एक विशेष पहचान है, झुकी हुई टोपी और साथ में एक खुरी, जिसको कि खुकरी कहते हैं, आगे से झुका हुआ एक चाकू होता है, ये इनकी विशिष्ट पहचान में शामिल है। भारतीय सेना में अलग अलग नंबर्स हैं, कुछ जगह मेंशन है कि 32,000, कुछ जगह मेंशन है 40,000 गोरखा सैनिक फिलहाल सेवा में हैं। गोरखाओं के बारे में अन्य जानकारियों के अंदर मेंशन है कि गोरखा सिपाही भारत से रिटायर्ड होकर जब नेपाल चले जाते हैं, क्योंकि नेपाल से आते भारत हैं, रिटायर्ड होकर वापस जब नेपाल चले जाते हैं तो भारत द्वारा उन रिटायर्ड सैनिकों को दी जाने वाली जो पेंशन है और गोरखा सैनिकों को जो दी जाने वाली तनख्वाह है, अगर इन्हें जोड़ दिया जाए तो ये अराउंड 4200 करोड़ रुपए सालाना बैठती है, जो कि नेपाल के रक्षा बजट से भी ज्यादा है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत इस माध्यम से गोरखा सैनिक जो रिटायर्ड हैं और गोरखा सैनिक जो भारत की सेना में भारत के लिए काम कर रहे हैं, उन्हें जो सालाना रूप से अपने द्वारा पेंशन और जो वो देती हैं, वेतन देती हैं, उसकी वैल्यू 4200 करोड़ रुपए है। 4200 करोड़ रुपए का अनुमान जो है, अच्छा ये सब बातें जो मैं आपको बताता हूं ना, ये सब बातें किसी ना किसी न्यूज़पेपर में, किसी ना किसी आर्टिकल में लिखी हुई, पढ़ी हुई होती हैं। समटाइम्स हम उनकी कटिंग्स आपको दिखाते हैं, समटाइम्स उनका लिखा हुआ कंटेंट आपको दिखाते हैं, ठीक है ना। तो उन्हीं में से मैं पढ़ करके आपको ये सारी जानकारियां दे रहा हूं। अच्छा, अब बड़ा सवाल ये बनता है, और ये बनना भी चाहिए। क्यों बनना चाहिए? क्योंकि असल में इंडिया में नेपाल के जो सैनिक हैं उन्होंने भारत के लिए काफी युद्ध लड़े हैं। इसका मतलब यह हुआ कि गोरखा और भारत के बीच का जो संबंध है वो काफी प्रगाढ़ है। लेकिन समय के साथ में नेपाल के अंदर सत्ता का बदलाव होता गया और साथ साथ भारत की नीतियों का भी बदलाव होता गया। आपको मैं यहां जानकारी दे दूं कि यहां पर जिन गोरखाओं की हम बात करने जा रहे हैं वो गोरखा ना केवल भारत की सेना में है, बल्कि वो यूके यानी यूनाइटेड किंगडम की सेना में भी शामिल है। आपको याद दिला दूं कि भारत में शामिल होने से पहले भारत असल में ब्रिटेन के अधीन ही तो एक देश हुआ करता था। जब हम ब्रिटेन की अधीनता में थे तब ब्रिटिशर्स ने नेपाल पर एक बार विजय प्राप्त करने के लिए युद्ध लड़ा। दैट वाज द टाइम अराउंड 1815, 1815 के आसपास। तब ब्रिटिशर्स के द्वारा नेपाल को अपने अधीन करने का जो प्रयास किया गया, जिसमें नेपाल को युद्ध में हरा दिया गया, उस समय नेपाल को युद्ध में हराकर तत्कालीन जो ब्रिटेन के उस समय जो सेना नायक थे वो गोरखाओं की जो बहादुरी थे उससे बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड हुए थे। तो 1816 में नेपाल और ब्रिटेन के बीच में तत्कालीन ब्रिटिश इंडिया भारत हुआ करता था। ब्रिटिश इंडिया और नेपाल के बीच में एक सुगौली की संधि हुई, जिसमें कि एरिया डिसाइड किया गया, कौन सा क्षेत्र किसके अधीन रहेगा। और उस सुगौली की संधि के आधार पर ही ब्रिटिशर्स जो हैं वो गोरखाओं से इतने प्रभावित हुए कि वो उन्हें अपने साथ में सेना में शामिल करना चाहते थे। साथियों, उसके बाद से लेकर ब्रिटिशर्स ने नेपाल के गोरखाओं को अपनी सेना में शामिल करना शुरू किया। ब्रिटिशर्स जब भारत पर ब्रिटिश इंडिया के रूप में हुकूमत करते रहे, उस समय पर गोरखा रेजिमेंट जो ब्रिटिशर्स के पास हुआ करती थी तत्कालीन भारत में, उस समय की गोरखा रेजिमेंट ने अंग्रेजों की तरफ से काफी युद्ध लड़े हैं। कहते हैं कि गोरखा रेजिमेंट की तरफ से सेकेंड वर्ल्ड वॉर और प्रथम वर्ल्ड वॉर में भी
अंग्रेजों की तरफ से काफी लड़ाइयां लड़ी गई हैं। इतना ही नहीं, अगर आप न्यूज आर्टिकल्स खोजते हुए निकलेंगे तो कहा जाता है कि हिटलर को जिस रेजिमेंट का सबसे ज्यादा डर सताता था वो गोरखा रेजिमेंट हुआ करती थी। देश 1947 के अंदर आजाद हुआ। 1947 में आजाद हुआ तो यूके, नेपाल और भारत ने मिलकर के एक ट्राइपैराटाइट एग्रीमेंट किया, त्रिपक्षीय समझौता किया, जिसमें यह डिसाइड किया गया कि चूंकि अब गोरखा जो हैं वो नेटिव रूप से नेपाल के हैं, ब्रिटिश इंडिया अब इंडिया बन चुका है, ब्रिटेन अलग हो चुका है, तो गोरखा रेजिमेंट का क्या करें, जो कि अभी तक ब्रिटिशर्स के लिए काम करती आ रही थी। तो फिर निर्णय हुआ 60% और 40% के हिसाब से, यानी कि 40% गोरखा जो हैं वो काम करेंगे यूके के लिए और 60% गोरखा काम करेंगे इंडिया के लिए। ये जो त्रिपक्षीय एग्रीमेंट था, इसमें से बहुत सारे गोरखाओं को यूके जाकर के यूके की सेना का हिस्सा बनना था, लेकिन बहुत सारे गोरखाओं ने वहां जाने से इनकार किया और वो भारत की सेना में ही शामिल हो गए। तब से लेकर आज तक, 1947 से लेकर के 2022 तक भारत की सेना में गोरखा लगातार सेवा देते आ रहे हैं। आपने बोला 2022 की आपने चर्चा क्यों करी? असल मायने में हुआ यूं कुछ है कि गोरखाओं की लगातार नियुक्ति भारत द्वारा नेपाल में की जाती रही है। नेपाल के तराई रीजन्स में भारतीय सेना जाकर के गोरखाओं की नियुक्ति के कैंप लगाती है और नेपाल के जो युवा भारतीय सेना में शामिल होना चाहते हैं उनको समय समय पर शामिल करके गोरखा रेजिमेंट का हिस्सा बनाया जाता है। ये भी अच्छी बात है, लेकिन इस बीच में मामला क्या निकल कर आता है कि नेपाल में चीन का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ने लगता है और इधर भारत की नीतियों में परिवर्तन होने लगता है। चीन का प्रभाव जब नेपाल में बढ़ने लगता है तो कम्युनिस्ट पार्टी की जो वहां सरकार बनी केपी शर्मा ओली के नेतृत्व में, उनका मानना यह था कि हमारे युवा जाकर के, नेपाल के युवा किसी और देश के साथ युद्ध क्यों लड़े, और वो भी भारत की तरफ से। विशेष रूप से तब जब आपको यह ज्ञात हो कि गोरखा रेजिमेंट भारत के लिए युद्ध लड़ती है, तो भारत की तरफ से युद्ध लड़ते समय वो चीन से भी युद्ध लड़ेगी, वो पाकिस्तान से भी युद्ध लड़ेगी, या फिर किसी भी जिसकी जरूरत पड़ेगी उससे जाकर के युद्ध लड़ेगी। तो केपी शर्मा ओली का स्टैंड ये था कि एक बार बैठकर वापस पे टेबल टॉक की जानी चाहिए कि नेपाली युवा जाकर चीन से और पाकिस्तान से क्यों युद्ध लड़ें, जबकि नेपाल के चीन के साथ भी अच्छे व्यवहार हैं और नेपाल के पाकिस्तान के साथ भी द्विपक्षीय व्यापार हैं। नेपाल में हुआ ये जो परिवर्तन था, ये परिवर्तन कहीं ना कहीं एक और बात से भी प्रभावित था। वो बात क्या थी? वो बात थी कि भारत ने हाल ही में एक अग्निपथ योजना नामक योजना लागू की है, जिसके तहत भारतीय सेना के अंदर 4 साल के लिए ही अग्निवीर शामिल किए जा रहे हैं। इन अग्निवीरों को शामिल करने का जो निर्णय था, ये गोरखाओं पर भी लागू हुआ। इसका मतलब यह हुआ कि गोरखा रेजिमेंट में आने वाले नेपाली भी 4 साल के लिए ही आएंगे। अब वो 4 साल के लिए अगर आएंगे तो इससे नेपाल की सरकार ने अपना विरोध और मुखर कर दिया और कहा कि पहले तो आपके साथ हम जाकर युद्ध लड़ें, उन लोगों से युद्ध लड़ें जिनके साथ में हम लोगों ने अपने व्यवहार अच्छे कर रखे हैं, और दूसरा 4 साल बाद वो गोरखा बेरोजगार हो जाएगा, जिसे पेंशन नहीं मिलेगी, तो फिर उसका करेंगे क्या। इस वजह से इस साल गोरखाओं की मतलब जो भर्ती हुआ करती थी नेपाल में जाकर इंडिया की तरफ से, वो नहीं हो पाई है। यानी इस साल आने वाले जो 1000-1200 गोरखा थे उनकी एंट्री नहीं हो पाई है।